हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनके आपने कई बार नाम सुने होंगे। रिकॉग्नाइजेशन, एक्रेडिटेशन, एलिजिबिलिटी। आज हम इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। हम शुरू करते हैं एनएमसी से रिलेटेड। पहले तो एनएमसी से पहले ये जो काउंसिल है, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, ये इससे पहले एमसीआई होता था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए पहली बार 2002 में फर्स्ट गैजेट लेके आए ये लोग। पहली बार तब से एग्जाम स्टार्ट हुआ एफएमजी का। उसके बाद से अभी तक ये कंटिन्यू चला आ रहा है। एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जब तक एग्ज़ाम लेता था उसने एक बहुत अच्छा प्रोसेस किया हुआ था। एक सजेशन लिस्ट अपने वेबसाइट पे डाली हुई थी। लोग उसको प्रिंट करके अपने पास भी रखते थे, कंसल्टेंट भी अपने पास रखते थे। उस लिस्ट में, उस सजेशन लिस्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थीं, किसी भी कंट्री की कुछ यूनिवर्सिटियाँ उसमें थी नहीं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ थीं, तो उस सजेशन लिस्ट में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ थीं, आप सिर्फ उनमें ही पढ़ाई करने जा सकते थे। उसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने नहीं जा सकते थे। उससे भी पहले एक प्रोसेस ये लोग करते थे, एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते थे। उस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए 1700 रुपये का एक डीडी लगता था। उसके अलावा आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके मार्कशीट, पासपोर्ट, ऑफर लेटर वगैरह, ये सारी चीज़ें सबमिट होती थी और एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको मिलता था। अब क्या हुआ इससे, ये जो है एमसीआई रिस्पॉन्सिबल हो गया आपके लिए, आपके सारे प्रॉब्लम के लिए। अब आपको कोई एक्रेडिटेशन नहीं देखना है, कोई आपको वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब नहीं देखना है। एमसीआई ने पहले ही सब देख चुका है, उसने एक सजेशन लिस्ट निकाल दी है, आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी दूसरे कुछ कंट्रीज़ के लिए तो आपको देखना होता था, लेकिन इंडिया में आके प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ नहीं देखना होता था। एमसीआई ने सारा कुछ देखा हुआ है, उसने सजेशन लिस्ट दे दी, आप उसके अकॉर्डिंग आगे अपना एडमिशन प्रोसीड कर रहे हैं और आप उसमें परफेक्टली आप पास होकर अपनी यूनिवर्सिटी से इंडिया आगे वापस आप यहाँ पे आके एफएमजी का एग्ज़ाम दे दीजिए। आप यहाँ पे आके पास हो गए, उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट ले लीजिए, परमानेंट सर्टिफिकेट ले लीजिए और आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले इस तरह का एक प्रोसेस होता था प्रॉपर वे में। अभी क्या किया, 2018 के बाद में वो लिस्ट हटा दी गई, क्योंकि एमसीआई को ही हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस कर दी गई, एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। जब से एनएमसी आया तब इसमें थोड़े से प्रॉब्लम शुरू हुए, क्योंकि वो लिस्ट हटा दी गई, सजेशन लिस्ट, और नया कुछ था नहीं। अब इंट्रोड्यूस होता है नया गैजेट। 18 नवंबर 2021 को एनएमसी एक नया गैजेट लेके आता है। उस गैजेट के अकॉर्डिंग अब हमें आगे एक्ट करना था। बच्चे पैनिक हुए, कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन पैनिक होने जैसा कुछ था नहीं। 2002 का जो गैजेट था उसमें भी मैक्सिमम चीज़ें यही थी जो इस गैजेट में है। कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई हैं। इससे पहले बीच में 2016 में भी एक सजेशन आया था, उसमें भी कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए थे। एक कोर्ट में भी केस हुआ था, उस केस के भी आप पर ट्रांसफ़र अलाउ हुए थे और कई सारी चीज़ें थी पहले में। अब 18 नवंबर 2021 में जो गैजेट आया उसको वो लॉ की तरह लेके आ गए, एकदम ना, वो लॉ बन गया। अब उसके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना है। तो हम कई बार पुराने लोगों से सजेशन ले लेते हैं, पुराने लोगों से बात कर लेते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ बता देते हैं। कंसल्टेंट बहुत सारे डॉक्टर नहीं है, मेडिकल फील्ड के नहीं है, वो कुछ आपको सजेस्ट कर देते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाते हैं और बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कई बार आप लॉ फीस देख के आगे बढ़ जाते हैं, कई बार यूनिवर्सिटी की कई सारी चीज़ें देख के आप आगे बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मैं आपको एनएमसी के जो नया गैजेट है 18 नवंबर 2021 का, 18 नवंबर 2021 का, उसके बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। हम शुरू करते हैं उसके मेन पॉइंट से। मेन पॉइंट था उसका कि आपको कैसे भी करके कहीं पे भी आप जा रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है। एनएमसी बहुत क्लियर कट उसमें बोल रहा है, हमको 54 मंथ का आपका डिग्री ड्यूरेशन चाहिए। 54 मंथ से आपका कम का डिग्री ड्यूरेशन है, आप इंडिया में आके एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप एफएमजी के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। उसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल था फिलीपींस। वहाँ 4 साल का एमबीबीएस होता था। 4 साल का एमबीबीएस होता था, तो अब वहाँ बच्चे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अब अपने इस एफएमजी गैजेट के बाहर है बिल्कुल। तो अब उसके अलावा और कौन कौन से कंट्री रहे, तो फिलीपींस के अलावा कुछ साउथ अमेरिकन कंट्री थे, वहाँ पे भी 4 ईयर का डिग्री था, तो वो भी लगभग सारे डेस्टिनेशन बंद हो गए हैं। तो अभी मोस्टली यूएसएसआर बचता है, इसी के लगभग सारे कंट्रीज़ हैं। चाइना भी है, चाइना में कुछ 1-2 पॉइंट डिफरेंट हैं, इसलिए बच्चे नहीं जा रहे हैं।
बाकी मोस्टली अब यूएसएसआर में ही बच्चे एमबीबीएस करने जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्री उनका पूरा सीन ही अलग है, उन पे हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन अभी मेन जो कोर पॉइंट था वो यही था कि आपको पहले डिग्री ड्यूरेशन आपको फिट रखनी है अपनी एकदम। तो इसके बाद आता है आपका इंटर्नशिप का। तो आप जिस भी कंट्री जा रहे हैं उस कंट्री से आपको 12 मंथ का 1 साल का इंटर्नशिप करके आना है। जैसे ही आप इंटर्नशिप वहाँ से ख़त्म करेंगे, अब इसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई। लेकिन अब एक और पॉइंट है, आपका इस डिग्री का जो पूरा कैरिकुलम है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। आपने जितने भी टाइम पढ़ाई की है वहाँ पे डे 1 से लेकर डे लास्ट तक इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ये पॉइंट क्यों डाला? क्योंकि रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी थे ऐसे जो 2 साल पहले इंग्लिश में पढ़ाते थे, 3 साल कुछ इंग्लिश में पढ़ाते थे और उसके बाद वो रशियन लैंग्वेज में पढ़ाते थे। पहले साल रशियन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देते थे पहले साल से ही, और बाद तक 3rd ईयर तक आते आते वो कंप्लीट रशियन में शिफ्ट हो जाते थे। तो इस पॉइंट को बिल्कुल हटाया गया। इसकी वजह से उन्होंने सीधा सीधा आपको बोला कि आपको टोटल डिग्री आपकी इंग्लिश मीडियम में करके आनी है। तो ये एक मेन चीज़ थी इसकी। उसके अलावा आपको जिस भी कंट्री में जाना है उस कंट्री में जाने से पहले मेक श्योर करना है कि आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं उस कंट्री में आपको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई सारे कंट्री पहले भी अभी भी हमारे इंडियन स्टूडेंट को परमिशन नहीं देते हैं प्रैक्टिस करने की। इसका भी एग्जांपल फिलीपींस ही है। फिलीपींस उन बच्चों को प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है जो फिलीपींस के बच्चों को प्रैक्टिस करने की परमिशन है। जो कंट्री फिलीपींस के बच्चों को प्रैक्टिस करने की परमिशन देते हैं, फिलीपींस सिर्फ उन बच्चों को प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, उस कंट्री के बच्चों को प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है। तो अभी रशिया पहले से ही प्रैक्टिस करने की परमिशन दे रहा था, अभी भी दे रहा है। एक एग्ज़ाम वहाँ पे गॉज का एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम ही नहीं होता, तो यहाँ पे आप बिना एग्ज़ाम के ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कई कंट्री हैं जहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, बस एक फाइनल स्टेट एग्ज़ाम होते हैं कुछ, वो देने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट रहा इंग्लिश मीडियम वाला। तो इसके बाद एक और पॉइंट रहा कि आप जिस भी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, आपको सेम यूनिवर्सिटी से ही अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट करनी है। आपको डिग्री में कहीं पे भी आपको यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करनी है, आपको कंट्री चेंज नहीं करनी है। पहले ऐसा बहुत लोग करते थे। 2002 के गैजेट में भी ट्रांसफ़र अलाउड नहीं थे, लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ कुछ उसमें था नहीं। 2016 में तो कुछ रशिया का एक प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम के साथ ही आगे बढ़ गए बच्चे और एक कोर्ट केस हुआ था उस पर, वहाँ से तो ट्रांसफ़र फुली अलाउ हो गए और कई कंट्री ट्रांसफ़र लिए बच्चों ने, 4-4 5-5 कंट्री में जा के डिग्रियाँ ख़त्म करके आए हैं, बच्चे फाइनल करके आए हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर में एक फ़ायदा भी उठा रहे थे कि जा भी नहीं रहे हैं या कहीं अलग रह रहे हैं और कहीं अलग से वो डिग्री करके आ रहे हैं और फिर इंडिया में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैठ रहे हैं, एक फर्जीवाड़ा भी हो रहा था। तो उसको पूरी तरह से रोकने के लिए एनएमसी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे उसी से पास आउट होकर वापस आएंगे, अदरवाइज आपको इंडिया में हम एंटर नहीं करने देंगे, यहाँ प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, आप सिर्फ 12th पास के बराबर हो फिर इंडिया में। ये जैसे ही ख़त्म होता है, इसके साथ साथ उन्होंने एक और उसमें गाइडलाइन दी है कि जैसे सब्जेक्ट इंडिया में चलते हैं, जितने सब्जेक्ट इंडिया में चलते हैं लगभग उतने सब्जेक्ट आपके उस कंट्री में, उस यूनिवर्सिटी में सिलेबस में होने चाहिए। तो मेडिसिन तो ऐसा है कि लगभग सारे कंट्री में लगभग सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा है कि जो इंडिया में चलते हैं वो सब्जेक्ट सारी कंट्री में पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आ रहा था जिस पर लोग कई बार बात करते हैं, कई बार लोग इसको हटाते हैं, वो था कि इंडिया में फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री। कई सारे कंट्री में 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या 2 सब्जेक्ट का भी आधा पार्ट ही पढ़ाते हैं, कहीं पे पढ़ाते भी नहीं है, वहाँ प्री मेडिसिन या बीएस कोर्स या दूसरे नाम से उनको पढ़ाते हैं, लेकिन वो मेडिसिन से रिलेटेड होते नहीं हैं, वो एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए उस कंट्री के लिए उस तरह की चीज़ें वो होती हैं। तो इस पॉइंट के बारे में एनएमसी ने कोई कहीं जिक्र नहीं किया। उसका मेन फोकस है आपकी डिग्री जब से स्टार्ट हो रही है, मेन डिग्री जब से स्टार्ट हो रही है वो 54 मंथ ड्यूरेशन की होनी चाहिए मिनिमम। उससे ज़्यादा होगी तो चलेगा, लेकिन इसके कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है डिग्री जब से स्टार्ट हुई है आपकी, जिस दिन से डिग्री स्टार्ट हुई है आपकी, उस दिन से लेके 10 साल के अंदर आपको अपना डिग्री ख़त्म करना है।
आपको एफएमजी का एग्ज़ाम ख़त्म करना है और इंडिया की भी इंटर्नशिप ख़त्म करनी है। तो आपका डे ऑफ स्टार्टिंग जो है डिग्री का, उससे लेके और लास्ट डे तक आपको 10 साल के अंदर अंदर सारा सब ख़त्म करना है। इंडिया के बच्चों के लिए भी ये चीज़ें हैं, वहाँ उनको 9 साल के अंदर सब खत्म करना है, 9 ईयर में, डे ऑफ एडमिशन के 9 ईयर में सब खत्म करना है। तो ये भी पॉइंट एक अच्छे से क्लियर है कि आपको जब भी ये चीज़ें सोचनी है, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जानना है, एनएमसी के बारे में जानना है, तो आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप कब जा रहे हो। आपको बहुत अनगिनत अटैम्प्ट, आपको बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अटैम्प्ट नहीं मिलेंगे एफएमजी एग्ज़ाम के लिए, तो आपके पास लिमिटेड अटैम्प्ट हैं। अभी नई एक चीज़ और आ रही है कि वो लोग नेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट का लगभग सारा सब तैयार हो चुका है, वो गैजेट भी बन चुका है, सारी चीज़ें हैं। उसमें कुछ जो पॉइंट निकल के आए हैं वो दूसरे तरह से हैं। आप उसको पहले अलग तरह से एफएमजी एग्ज़ाम ले रहा था। एफएमजी का एग्ज़ाम जो होता था वो 300 मार्क्स का होता था, 150 मार्क्स आपको लेके आने हैं, 50% मार्क्स आपको लेके आने हैं और आप पास हो जाएंगे। लेकिन आप अगर फेल हो गए एक नंबर से भी, आपको फिर से सारे के सारे 19 सब्जेक्ट के आसपास हैं उनके बारे में फिर से पढ़ना है, फिर से एग्ज़ाम देना है और फिर से सारे सब्जेक्ट पे ही चलना है। अब ये नेक्स्ट में लोग क्या कर रहे हैं, आपको 50 परसेंटाइल लेके आने, जैसे नीट यूजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक परसेंटाइल आपको फिक्स आता है, हर साल अलग अलग होता है उसका, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं किसी फिर वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन एक 50 परसेंटाइल आपको लाना है और फिर आप पास होके कहीं पे भी पढ़ने जा सकते हैं। ये अभी नीट यूजी के बारे में है। तो जब भी आपको बाहर जाना है तो आपको नीट कंपलसरी है, आपको क्वालिफाई होना चाहिए, 50 परसेंटाइल उसमें होने चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए वो अलग अलग भी होता है, उसमें कुछ में कम परसेंटाइल आपको चाहिए होते हैं। लेकिन आप नेक्स्ट में समझाए कि आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स लेके आने हैं। और नेक्स्ट में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 19 सब्जेक्ट को ना 6 ग्रुप में तोड़ रहे हैं, उसमें 2-2 3-3 सब्जेक्ट डाल के। तो ये क्या करेंगे, उसमें आपको 6 अलग अलग एग्ज़ाम लेंगे। 6 अलग अलग एग्ज़ाम में आपने मान लो कि 3 एग्ज़ाम में पास हो गए, 3 में फेल हो गए, तो अब जब भी आप दूसरा एग्ज़ाम दे रहे होंगे 6 महीने बाद, तो आपको सिर्फ उन 3 ग्रुप का एग्ज़ाम देना है जिनमें आप फेल हुए हैं, ना कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो अगर नेक्स्ट आया, बहुत ईजी होगा नेक्स्ट मेरे अकॉर्डिंग तो। और नेक्स्ट आने के बाद इंडिया में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी सिमिलर एग्ज़ाम सेम डे उनको भी देना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम पास हो जाता है, चाहे वो आप इंडिया से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप अब्रॉड से पढ़ाई कर रहे हैं, नेक्स्ट वन आपने पास किया, तो अब्रॉड वाले बच्चों के लिए इसमें क्या है, नेक्स्ट वन आप पास करेंगे तो आपको इंटर्नशिप आपका स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट टू पास करेंगे, उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। इंडिया वाले बच्चों को इसमें थोड़ा सा एक फ़ायदा देने की कोशिश वो कर रहे हैं, अब आगे क्या होता है वो देखने का रहेगा। लेकिन उसमें यह है कि वो नेक्स्ट वन पास भी नहीं करेंगे तो उनका इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन परमानेंट लाइसेंस लेने से पहले उनको नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू दोनों पास करने हैं। तो एग्ज़ाम तो दोनों पास करने पड़ेंगे, दोनों ही बच्चों को पास करने पड़ेंगे, चाहे वो आईएमजी है चाहे वो एफएमजी है। तो आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम को लेके फोकस रखना ही पड़ेगा। अब पढ़ाई अच्छे से करनी ही पड़ेगी, आपको दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। टाइम ड्यूरेशन आपको दे दिया गया है, आपकी टाइम लिमिट है डिग्री को, आपको इंटर्नशिप को कितने टाइम में ख़त्म करना है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं, जब भी पेरेंट बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं अब्रॉड जाना है या इंडिया में एडमिशन लेना है, कहीं भी एडमिशन लेना है, तो आप पहले मेक श्योर कर लें कि आपका बच्चा पढ़ाई करेगा नहीं करेगा, आपका बच्चा आपको सुनता है नहीं सुनता है। अगर वो नहीं सुन रहा है तो एटलीस्ट अब्रॉड तो उसको मत भेजें आप, क्योंकि आपका टाइम और पैसा दोनों ख़राब हो जाएगा। अब अनलिमिटेड अटैम्प्ट आपको नहीं मिलेंगे, ये 100% श्योर है कि अनलिमिटेड अटैम्प्ट आपको नहीं मिलेंगे। आपको 10 साल के अंदर सब खत्म करना है। तो 10 साल के अंदर ख़त्म नहीं हुआ, आपका डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, आप 12th पास हैं, वापस से आप फिर से कुछ शुरू करना पड़ेगा, जो भी आपको करना है। तो इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आजकल क्या हो रहा है, कंसल्टेंट आ रहे हैं मार्केट में, नए नए लोग आ रहे हैं, उनको नॉलेज के नाम पर ज़ीरो है, सब पता है नहीं, गैजेट उन्होंने पढ़े नहीं। गैजेट जिस दिन रिलीज़ हुआ 18 नवंबर को, उसी दिन एक और गैजेट जैसा ही रिलीज़ किया उन्होंने, गैजेट ही था, उसमें इंटर्नशिप के बारे में डिटेल दी हुई थी, CRMI के बारे में डिटेल दी हुई थी। वो इंग्लिश और हिंदी मिला के 44 पेज का है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 99% लोगों ने वो पढ़ा भी नहीं होगा टिल आज तक भी। तो आप पहले बहुत अच्छे से श्योरिटी ले लें कि आप किसके साथ एडमिशन कर रहे हैं, कहाँ पे आप एडमिशन कर रहे हैं, आपके सारे एक्रीडिएशन, आपकी सारी थिंग्स फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं।
सारे पुराने के पुराने कंसल्टेंट का भी, बहुत सारे लोगों का, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही है, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, मेरे वो मिलने वाले हैं, मेरे उस यूनिवर्सिटी को चलाते हैं, जो उस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट कंपनी है वो पहचान वाली है, मेरा एक्सपीरियंस इतना है, ऐसा ऐसा बोल के मैं आपका पड़ोसी हूँ, रिलेटिव हूँ, मेरा 10 साल से ऑफिस है, मेरा 20 साल से ऑफिस है, मैं 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, इस तरह की बातें आपको कह के बरगला के, और जहाँ उनको सूटेबल होता है वहाँ वो एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं। कई बार यूनिवर्सिटीज़ से कमीशन होते हैं, कई बार वहाँ पर जो मैनेजमेंट कंपनियाँ काम कर रही हैं वो कमीशन आपको, इनको कंसल्टेंट को दे देती हैं। हम भी यहाँ पे एज ए मैनेजमेंट कंपनी काम करते हैं 2 यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। और मेरा मेन जो मोटो है आने का यूट्यूब पे या वीडियो बनाने का, ये मेन पर्पज़ एजुकेट करना ही है। हम अभी तक भी B2C में नहीं थे, हम B2B एडमिशन करते थे। आप जिन कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो हम जैसे लोगों के पास ही आके एडमिशन आपका देते हैं। तो मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बस मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हमें एक एक पॉइंट को लेके ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से आप आ रहे हैं, वही बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है। आपके पास करोड़ों होते, आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे होते, आपके पास करोड़ों होते, आप यहाँ क्यों आते, आप वेस्टर्न कंट्रीज जाते, और सारे कई डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जाने के बाद में आपको FMG का एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 5 कंट्री ऐसे हैं, अगर वहाँ आप पढ़ाई करने जा रहे हैं या वहाँ पे आपने UG किया, वहाँ पे PG किया और उसके बाद आप इंडिया आ रहे हैं, तो इंडिया में कोई एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, ना आपको UG का एग्ज़ाम देना है, FMG के लिए एग्ज़ाम देना है, ना आपको PG का एग्ज़ाम देना है। वहाँ से PG करके आए तो आप इंडिया में आके सीधे सीधे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, UK, ये 5 कंट्री आप बच्चे को भेज रहे हैं। इन 5 कंट्री से लौट के आने के बाद आपको कोई एग्ज़ाम इंडिया में नहीं देना है, आप सीधे सीधे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वहाँ से पढ़ाई करके UG PG ख़त्म करके आइए, आप सीधे आके प्रैक्टिस करिए, कोई आपको रोक टोक नहीं है। आप अगर फ़ॉरेन ही भेजना चाहते हैं, आपको इंडिया में बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जितना समझ आया है इस लाइन में रह के, इस लाइन के मैं बच्चों से मिल के जुल के, तो मेजॉरिटी एक 90% से ज़्यादा लोग मिडिल क्लास लोग ही हैं जो बच्चों को यहाँ भेजते हैं। उनको अपने सपने पूरे करवाने हैं, बच्चों को सपने पूरे करने हैं। तो आपकी पूरे लाइफ की कमाई है, आप उसको ऐसे ही कहीं पे किसी के बोलने पे, किसी के एश्योरेंस देने पे, किसी के रिलेटिव बोल देने पे, किसी से मिलने वाला बोल देने पे आप उस तरह से आप एडमिशन का डिसीजन ना लें। आप एडमिशन का डिसीजन बहुत सोच समझ के लें। अभी हम एक और पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अपने को जब भी इन कंट्री में पढ़ाई करने जाना है, वेस्टर्न कंट्री में, तो इनके भी एलिजिबिलिटी के फॉर्मेट हैं। दूसरे बच्चे भी हैं, सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उसका, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इंडिया से भी IMG एग्ज़ाम देते हैं, FMG के बच्चे भी बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, UK जाना चाहते हैं, और कई सारी कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, सऊदी अरब वगैरह का काम करना चाहते हैं, DHA वगैरह का एग्ज़ाम वहाँ पे होता है। तो इनको लेके भी आपको अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन है। बहुत सारे कंट्री के बहुत सारी यूनिवर्सिटी इनके एक्रेडिटेशन फुलफिल नहीं करते, तो वो बच्चे ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो मैं आपको एक मेन की से जोड़ता हूँ। सबसे पहले जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं, ECFMG आपको बहुत अच्छे से देखना है। ECFMG से एक्रेडिटेशन है कि नहीं है, उसका एक्रेडिटेशन मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ यूनिवर्सिटी को, ये बहुत अच्छे से देखना है। इसको देखने के बाद क्या होगा, आपका बच्चा USMLE का एग्ज़ाम दे सकता है। जो आप अमेरिका में अगर बच्चा PG करना चाहता है, वहाँ काम करना चाहता है, तो उसको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और USMLE का USMLE 1 तो 3rd ईयर के बाद भी देना शुरू हो जाता है। तो अगर ECFMG एक्रेडिटेशन है किसी यूनिवर्सिटी के पास में, तो आप प्लेब का एग्ज़ाम दे सकते हैं। GMC आपको मान्यता देता है, GMC ECFMG को मानता है, जनरल मेडिकल कमीशन। तो ये चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लें। इसको देखने के बाद में एक और सेकंड होप एक हो सकता है, अगर कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में थोड़ा कम है या गलती कुछ हो जाए, उस डिग्री एक कंप्लीट उसकी हो गई है, उसके बाद वो अगर FMG पास नहीं कर पाता है, इस तरह की कोई एक कंडीशन बनती है, तो आप एक चीज़ उस पर कर सकते हैं। आपको जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे के बारे में कुछ भी पता लगता है कि ये कहीं पे अटक सकता है या कुछ, तो जब भी छुट्टियाँ होती हैं 2 महीने के, यहाँ पे जब छुट्टियाँ होती हैं, बच्चा इंडिया आ रहा है, तो उसको एक जर्मन लैंग्वेज का आप सिखा सकते हैं उसको।
जर्मन लैंग्वेज सीखने से क्या होगा कि बच्चे को एक डेस्टिनेशन मिल जाएगी अगर उसका एफएमजी पास भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब जिस कंट्री जा रहे हैं उस कंट्री से तो आपको लाइसेंस मिल ही रहा है, तो आप जर्मनी जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पीजी कर सकते हैं। आपको B1 B2 इंडिया से ही ऑनलाइन क्लियर हो जाता है। B3 के लिए जाना पड़ता है, लैंग्वेज एग्ज़ाम है एक, उसके लिए जाना पड़ता है वहाँ पे, जर्मनी जाना पड़ता है। और जब B2 B1 क्लियर हो गए तो B3 बहुत ईजी होता है उन बच्चों के लिए। एक वहाँ पे एक लोकल एग्ज़ाम होता है जो बहुत ईजी होता है। उसके बाद आप जर्मन से पीजी कर सकते हैं और स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा वहाँ पे मिलता है, कई लाख में मिलता है, तो स्टाइपेंड भी बहुत बहुत अच्छा मिलता है। और इंडियन डॉक्टर्स की, इंडियन नर्स की बहुत डिमांड है वहाँ पे। तो आप ये एक ऑप्शन और एक साथ में लेके चल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को कर रहे हैं आजकल, बहुत सारे बच्चे इस पर फोकस करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं एक तो। इसके अलावा आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है डिसीजन लेने में है, यूनिवर्सिटी चूज़ करने में, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सबसे पहले एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। आपको मैंने लगभग सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। एक वर्ड बहुत अच्छे से यूज करते हैं कंसल्टेंट, रिकॉग्नाइजेशन, एनएमसी रिकॉग्नाइजेशन, एनएमसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एनएमसी किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। एनएमसी अपने 18 नवंबर 2021 के गैजेट को रिकॉग्नाइज करेगा। वो सिर्फ उसको देखेगा जो उसने आपको पहले से लॉ बना के दे दिया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ने जाओ, आप उस गैजेट के कंडीशंस को फुलफिल करो और आप इंडिया में आके एग्ज़ाम दे लो। रिकॉग्नाइजेशन वर्ड के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई भी कंसल्टेंट बोल रहा है, कोई भी आपको बोल रहा है इस वर्ड को, इस शब्द को आप भूल जाओ बिल्कुल। एनएमसी किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो अपने गैजेट को करेगा, वो अपने लॉ को करेगा रिकॉग्नाइज। आप उसके अंदर फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वही इकलौती कंडीशन होगी कि आप इंडिया में एग्ज़ाम दे पाएंगे या इंडिया में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है अभी, एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, एनएमसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एनएमसी ना किसी को अप्रूव कर रहा है ना किसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। एनएमसी अप्रूव और रिकॉग्नाइज तब करता था जब एमसीआई होता था। एमसीआई का टाइम जा चुका है 2018 में, 2019 से इन्होंने रिकॉग्नाइज अप्रूव करना सब बंद कर दिया है और सजेशन लिस्ट देना बंद कर दिया है। अभी कोई सजेशन लिस्ट नहीं है, कोई कंट्री का नाम नहीं है, कोई उनका दोस्त नहीं है, कोई उनका दुश्मन नहीं है। आप सिंपल एक वर्ड समझ लो, आपको इस ट्रैप में आना ही नहीं है। एनएमसी अप्रूव यूनिवर्सिटी, एनएमसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इस ट्रैप में आपको अंदर घुसना ही नहीं है बिल्कुल भी। चाहे आपका रिलेटिव बोले, चाहे आपका पड़ोस का स्टेट का कंसल्टेंट बोले, पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट का बोले, पड़ोसी गांव का बोले, कहीं का भी कोई भी आपको ये बात करता है, या आपके बच्चे का सीनियर कोई किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको इस तरह के किसी ट्रैप में नहीं आना है। एनएमसी सिर्फ खुद को फॉलो करेगा, किसी यूनिवर्सिटी को ना रिकॉग्नाइज कर रहा है वो, ना किसी को अप्रूव कर रहा है, ना किसी को डिसअप्रूव कर रहा है। वो उसको डिसअप्रूव करेगा जो उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, वो उनको अप्रूव करेगा जो उनकी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। आप बहुत अच्छे से इस बात पे क्लियर हो जाओ। आपको मल्टीपल कंसल्टेंट आपको यही लाइन बोलते मिलेंगे, एनएमसी अप्रूव यूनिवर्सिटी, सारे पोस्ट में यही चलेगा, सारे एडवर्टाइजमेंट में यही चलेगा। आप इस लाइन से बहुत हटके आ जाओ। कंसल्टेंट चूज़ करने से पहले 2 बार आपको सोचना है। जब भी आप चूज़ कर रहे हैं, चूज़ वाइजली, अच्छे से सोच समझ के। आपको कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी अपने पड़ोसी से एडमिशन नहीं लेंगे, आप कहीं बाहर से एडमिशन लेंगे तो पड़ोसी नाराज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे का कैरियर, आपका पैसा, आपके लाइफ टाइम की कमाई वो बर्बाद ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो, इसको आपको पहले कंसीडर करना है, ना कि किसी का बुरा मानने को, किसी का अच्छा मानने को, या बच्चे का मन नहीं लगेगा मैं सीनियर के पास भेज देता हूँ, मैं पहचान वालों के थ्रू चला जाता हूँ, या पहचान वालों के साथ बच्चे को रख देता हूँ। आप इन बहुत छोटी बातों को कंसीडर ना करें। पहचान वालों के पास भी आने के बाद बच्चा 4-6 महीने के बाद में ना अलग ही हो जाता है, तो वो आप चीज़ें मत सोचें, आप उन चीज़ों पे फोकस मत करें जो कोई मैटर ही नहीं करती हैं, जो किसी काम की ही नहीं है। आप फोकस करें आपके पिन टू पिन एनएमसी के गैजेट को, आप फोकस करें अपने फीस को, अपने कॉस्ट को, अपने कंट्री को, कि किस जगह आपको बच्चा जाएगा, आपका बच्चा किस जगह जाएगा, उसके बाद वो वहाँ से अच्छे से डिग्री लेके आ जाएगा, टाइम से वापस इंडिया आएगा, टाइम से उसका एग्ज़ाम पास होना चाहिए, टाइम से उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, टाइम से उसका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाए, टाइम से उसको लाइसेंस मिल जाए परमानेंट, वो काम करना शुरू कर दे, या आगे फर्दर पढ़ाई करनी है, पीजी करना है, जो भी करना है।
तो आप उन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करें, उन्हीं चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दें। यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, मैं इस लाइन में हूँ, कई साल से हूँ, तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को नोटिस करते हैं, कंसल्टेंट किस तरह से ट्रैप रख के बच्चों को लेके आते हैं। जब यहाँ हमारे पास छोड़ते हैं तो बच्चा हमें क्या बताता है, कंसल्टेंट हमें क्या बताता है, चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो जब भी आप इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के लें। आपका टाइम, आपका पैसा, आपके लाइफ टाइम की पूंजी है, आप उसको अपने बच्चे के करियर को ध्यान में रख के अच्छे से डिसीजन लें। जब भी आप एडमिशन कर रहे हैं, आप कहीं से भी एडमिशन करें, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करें, आप अपनी कंडीशंस पे एडमिशन करें। आप उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक पॉइंट को अच्छे से जांच लें, अच्छे से देख लें। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। कई सारे मल्टीपल लोगों से आप बात करें, तब जाके आप कहीं एक डिसीजन बनाएं कि बच्चे को मुझे वहाँ भेजना है, उस यूनिवर्सिटी में भेजना है। कभी भी लॉ फीस, कम फीस, ये शब्द सुन के बच्चे को ना भेजें। किसी भी आप एक कंट्री में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। मुश्किल से मुश्किल 1 लाख से 3 लाख, 1 लाख से 4 लाख के बीच का डिफरेंस आपको आएगा। इससे ज़्यादा डिफरेंस कहीं नहीं आता है। कहीं $200-400 फीस कम है किसी यूनिवर्सिटी की, किसी यूनिवर्सिटी की ज़्यादा है। आपको इस ट्रैप में नहीं आना है कि साल का 30-40 हज़ार बचा के आप बच्चे को किसी ऐसी यूनिवर्सिटी डाल दें जहाँ लेबोरेटरी नहीं है, जहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, और ऐसा सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है। तो आप जब भी एडमिशन ले रहे हैं, इस डिसीजन को अच्छे से बनाएं, अपने फ्यूचर को, बच्चे के फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाएं, अपने फाइनेंस को देख के बनाएं। आप जैसे भी एडमिशन ले रहे हैं, किसी को आपके एडमिशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को आपके एडमिशन से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको जो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को जोड़ के बोल के, वो अपने कमीशन को लेके बस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अच्छे से सोच समझ के एडमिशन लें, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है, जैसे भी आपको एडमिशन लेना है। एक गलत डिसीज़न, एक गलत स्टेप आपके बच्चे का इंटायर करियर ख़राब कर सकता है, आपकी लाइफ लॉन्ग पूंजी ख़राब कर सकता है, आपकी जमा की हुई सारे चीज़ें ख़राब कर सकता है। तो आप अच्छे से इस चीज़ पे जाएं। मैं बस इतना ही आपको कहूँगा। बाकी आप अच्छे से रिसर्च करें, अच्छे से यूनिवर्सिटी डिसीजन लें, अच्छे से एडमिशन करें, सारी चीज़ें अच्छे से करें, और यूनिवर्सिटी का फ़ीस कोशिश करें यूनिवर्सिटी में ही पे करें, कंसल्टेंट को ना दें। आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे रिलेटेड अभी उज़्बेकिस्तान में भी अपने इंडियन एम्बेसी जो है उसने एक एडवाइजरी भी जारी करी है। कंसल्टेंट को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें अच्छे से। थैंक यू सो मच। आपको अगर कुछ और हमसे इंक्वायरी करनी है और कुछ पूछना है तो आप हमें दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं।